आप सब अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि विदित है, पिछली बार मैंने कक्षा 9 में गृह विज्ञान के तत्व, क्षेत्र और इसके बारे में बताया था कि गृह प्रबंध होता क्या है, इसके सोपान क्या है। इस बार हम आपको कक्षा 10 के बारे में पढ़ाएंगे और कक्षा 10 में गृह विज्ञान में कौन कौन से चरण हैं और कैसे बजट बनाया जाता है, इस बारे में आप अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं बजट क्या है। कक्षा 10 में गृह विज्ञान में सबसे पहला पाठ है बजट का प्रदर्शन। तो आइए समझते हैं कि बजट क्या चीज होती है। बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। सीधे और सामान्य अर्थों में ये जानिए कि बजट हमारी जितनी भी आय होती है, जो मासिक आय हमें पूरे मन काम करने के पश्चात प्राप्त होती है, उस आय को हम अपने परिवार में विभिन्न मदों में कैसे बांटें कि हम अपने परिवार का खर्चा भी सुचारू रूप से चला लें और कुछ पैसे शेष भी बचा लें। इस प्रकार जो बजट बनता है वो हमारे भूत के व्यय, हमारे अतीत में हमने क्या खर्च किया, भविष्य में हमें क्या खर्च करना है और वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जिस पर हम अपना खर्च कर सकते हैं, इसका संपूर्ण ब्यौरा और लेखा जोखा बनता है। अब जानिए कि बजट बनाने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपना बजट बनाते हैं। सबसे पहले है आय का अनुमान। जब आपको आय का ही पता नहीं होगा तो आप बजट कैसे बनाएंगे। इसके लिए आय की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आय कितनी है, कितना पैसा आपके पास है और उतने पैसे में आपको किन किन मदों पर पैसे को खर्च करना है। इसकी सामान्य रूपरेखा बनाने के लिए आपको आय की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यकताओं के प्रकार। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। छोटे बच्चे की कुछ और आवश्यकताएं होती हैं, बड़े बच्चों की अन्य आवश्यकताएं होती हैं। इसी के साथ साथ वृद्धों की, रोगी की, अलग अलग प्रकार के जो परिवार में सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। जानकारी के लिए आपको एक छोटा सा अर्थ बताते हैं। आवश्यकताएं असीमित होती हैं लेकिन 3 मूलभूत होती हैं। सबसे पहले भोजन, दूसरा वस्त्र और तीसरा मकान। ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। इसके साथ साथ अनेक आवश्यकताएं होती हैं जो असीमित होती हैं और कभी खत्म नहीं होती क्योंकि ये अनंत होती हैं। इसके बाद सदस्यों की रुचि। परिवार में अलग अलग लोग रहते हैं, सबका खाना पीना, सबके आचार व्यवहार, रहन सहन का तरीका, पसंद नापसंद सब अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक गृहिणी को जब बजट बनाना चाहिए तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे परिवार में सदस्य हैं, उनकी क्या अभिलाषाएं हैं, क्या रुचियां हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, उनको प्रिय और अप्रिय क्या है। इस हिसाब से अगर सबको देखकर एक गृहिणी बजट बनाती है तो उसका बजट सर्वोत्तम होता है। इसके साथ शिक्षा एवं मनोरंजन। जिस प्रकार भोजन, वस्त्र और मकान आवश्यक है, उसी प्रकार परिवार में रहने वाले सदस्यों के लिए मनोरंजन की और शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षित होना हमारा प्रमुख अधिकार और कर्तव्य भी है, इसीलिए शिक्षा पर पैसा खर्च करना हमारे लिए सर्वोत्तम है और उचित भी है। इसके साथ साथ केवल व्यक्ति पढ़ता ही तो नहीं रहेगा, अन्य काम ही नहीं करेगा, इसके साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। समय समय पर अपने मन को शांत रखने के लिए, मन के सारे तनावों को दूर करने के लिए बहुत से मनोरंजन के ऐसे साधन होते हैं जिनको प्रयोग करके हमारा मन प्रसन्न रहता है और परिवार में एक गृहिणी माहौल को अच्छा और खुशनुमा बनाए रखती है। इसके साथ साथ बचत बहुत जरूरी है क्योंकि एक परिवार की ये सुदृढ़ आधारशिला होती है। कभी अकस्मात कोई समस्या आने पर हमारी बचाई हुई धनराशि ही हमारी उस समस्या का निराकरण करती है। इसके लिए गृहिणी छोटे छोटे मदों में छोटी छोटी चीजें बचाती है, चाहे वो घर में इकट्ठा करे अथवा बैंक में अथवा डाकघर। इसके साथ साथ आता है लचीलापन। लचीलापन होना चाहिए बजट में क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकताओं को कंट्रोल किया जाता है, सीमित किया जाता है परिवार की स्थिति को देखते हुए, और कभी कभी परिवार में कोई शादी, कोई अवसर, कोई बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में और जगह से पैसों को थोड़ा संभाल के और उन मदों पे खर्च करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आपके बजट में लचीलापन होना भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं पारिवारिक बजट
बजट। अब आप समझ लीजिए कि संतुलित बजट क्या होता है। मान लीजिए हमने आपको खर्च के लिए 5,000 रुपए दिए और आपने वो 5,000 पूरे खर्च कर दिए, शेष शून्य बचा, अर्थात शेष कुछ भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति में वो बजट होता है संतुलित बजट, यानी जितना दिया उतना ही खर्च हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। दूसरा होता है घाटे का बजट। वो बजट जिसमें आपको, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए दिया और आप 5,000 की जगह 6,000 खर्च कराए, अर्थात 1,000 अतिरिक्त खर्च कर दिया, तो आपको 1,000 रुपए का घाटा उठाना पड़ा। इसीलिए ये घाटे का बजट होता है। ये बहुत ही खराब बजट होता है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि इस बजट को बनाने से बचे। तीसरा होता है बचत का बजट, अर्थात बचत से अपने आप अभिप्राय स्पष्ट है, सेविंग्स। इसको सर्वोत्तम और आदर्श बजट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने आपको 5,000 रुपए दिए और आपने 4,000 खर्च किए, आपने कितना बचाया? 1,000 रुपए। तो आपका ये जो 1,000 बचा है, ये आपकी बचत हो गई, जो भविष्य में किसी आवश्यक उपयोग में आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ ये सर्वोत्तम बजट होता है, क्योंकि आप जब भी बजट बनाइए तो उसमें पैसे बचाना अत्यधिक आवश्यक होता है। आइए बच्चों, बजट का सर्वाधिक मत प्रतिपादन करने वाले जर्मन के अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजेल ने बजट के संबंधित बहुत आवश्यक सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन किया। ये अर्थशास्त्री बताते थे कि हम अपने समाज को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 वर्ग, ध्यान से देखिएगा, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। इन्होंने विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जगह जाकर बहुत सर्च किया और बहुत अन्वेषण के पश्चात इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम अपने समाज को 3 वर्गों में बांटते हैं, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। और तीनों ही अलग अलग प्रकार से अपनी आय को खर्च करते हैं। इन्होंने उस आय को खर्च करने के लिए निम्नलिखित बार और रूपरेखा के द्वारा समझाया। देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम अपने मत को यहाँ पे परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, देखिए जैसे कि एंजेल ने बताया कि आय में वृद्धि के साथ भोजन पर व्यय प्रतिशत घटता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय प्रतिशत बढ़ता है। उनके मतानुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वो अपने भोजन पर व्यय कम करने लगता है और अपने विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करने पड़ लगता है। एक साधारण भाषा में आप समझिए कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे खाना हम कम खाते हैं या खाने की जो मूलभूत चीजें हैं उनको कम खाते हैं। उसके अतिरिक्त हम अपने जीवन को जीने के, रहन सहन के स्तर को अधिक बढ़ाते हैं। हम अपने मनोरंजन पर, हम अपने स्वास्थ्य पर, हम अपनी शिक्षा पर, हम अपने बाहर जाने, घूमने फिरने इत्यादि पे अधिक पैसा खर्च करते हैं, यानी जीवन में अपने रहन सहन के स्तर को और बढ़ाते हैं। तीनों वर्गों में एक निश्चित आय सीमा उन्होंने तय की और इसके बाद इन्होंने एक ग्राफ के द्वारा इस चीज को समझाया। देखिए, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, जो भोजन है उस पे धनी वर्ग का प्रतिशत 50% है, अर्थात धनी वर्ग कम से कम पैसा खर्च करता है, अपनी आय का सिर्फ 50% खर्च करता है भोजन पे। वही मध्यम वर्ग 55% खर्च करता है और मजदूर वर्ग 60%। चूंकि मजदूर वर्ग प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन खर्च करता है, इसीलिए वो अपनी आय का संपूर्ण भाग अपने भोजन पर ही खर्च कर देता है। बचाने के लिए उसके पास आय कम बढ़ जाती है। इसके साथ आता है वस्त्र। वस्त्र पे तीनों ही बराबर खर्च करते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति बड़े मॉल से या विदेशों से कपड़े खरीदता है, वो अपनी आय के अनुसार उतने ही पैसे में अनुपात में कपड़े खरीदता है। एक मध्यम वर्गीय दुकान से, मॉल से कपड़े खरीद लेता है, क्योंकि वो अपनी आय के उसी भाग के हिसाब से, अनुमानित व्यय के हिसाब से कपड़े खरीदता है। और जो मजदूर वर्ग है, वो जहाँ से भी कपड़े खरीदता है वो अपनी आय के अनुसार खरीदता है, अर्थात अपनी आय के निश्चित भाग में वो लोग पैसे को खर्च करके अपने लिए वस्त्र इकट्ठा करते हैं। इसके बाद आता है मकान। मकान में भी तीनों ही बराबर खर्च करते हैं। एक धनी व्यक्ति बड़े मकान में रहता है तो बड़े मकान के हिसाब से वो पैसे खर्च करता है। एक मध्यम वर्गीय के हिसाब से मकान बनवाता है और उसमें पैसे खर्च करता है। एक मजदूर वर्ग जिस हिसाब से वो मकान में रहता है, चाहे वो किराए के मकान में रहता हो, चाहे वो कैसे भी मकान में रहता हो, वो अपने पैसे के अनुसार ही मकान की व्यवस्था करता है। तो वस्त्र में और मकान में अपने आय के अनुसार ही व्यक्ति खर्च करता है। इसके साथ आता है ईंधन एवं रोशनी।
इसके साथ आता है ईंधन एवं रोशनी। ईंधन एवं रोशनी पे तीनों ही वर्ग समान रूप से खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए एक विलासितापूर्ण मकान में, एक बड़े मकान में अर्थात एक धनी व्यक्ति के मकान में मान लीजिए 8 कमरे हैं, तो वो 8 कमरों में बिजली पंखों का उपयोग करेगा। एक मध्यम वर्गीय के मकान में 3 कमरे हैं, तो वो 3 कमरे के हिसाब से बिजली पंखे का प्रयोग करेगा। और अगर एक मजदूर वर्ग में सिर्फ 1 कमरा है, तो 1 कमरे के हिसाब से बिजली पंखे का प्रयोग करेगा। लेकिन बिजली और पंखे का प्रयोग तीनों ही में बराबर रूप से किया जाएगा। इसीलिए तीनों का ईंधन एवं रोशनी पर व्यय इक्वल होता है, समान होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पे एक धनी व्यक्ति अधिक खर्च करता है, क्योंकि उसकी आय अत्यधिक होती है, तो वो अपनी आय के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा अपने शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। इसके साथ जो मध्यम वर्गीय है उससे कम स्तर में खर्च करता है, वो अपनी आय के अनुसार खर्च करता है। और जो मजदूर वर्ग है वो अपनी आय के अनुसार खर्च करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे खर्च करता है वो है धनी वर्ग, उससे कम मध्यम वर्ग और उससे कम मजदूर वर्ग। समझ में आया? अब देखिए एक ग्राफ द्वारा आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए व्यय मद है ये सारी भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, शिक्षा। एक श्रमिक वर्ग को हमने 3000 रुपए दिए, या मान लीजिए श्रमिक वर्ग के पास 3000 रुपए है, मध्यम वर्ग के पास 8000 रुपए है और जो धनी वर्ग है उसके पास 16000 रुपए है व्यय करने के लिए। अब उसने भोजन पे श्रमिक वर्ग ने 1800 खर्च कर दिए, मध्यम वर्ग ने 4400 और धनी वर्ग ने 8000। उसने अपनी आय का 50% 8000 रुपए खर्च किया, इसने अपनी आय का 50% और इसने अपनी आय का 50% खर्च किया, 50%। वस्त्र पे सबका बराबर ही होता है व्यय, तो वस्त्र पे देखिए अपनी आय के अनुसार श्रमिक वर्ग ने 540, मध्य वर्ग ने 1440 और धनी वर्ग ने 2880। इन्होंने अपने व्यय प्रतिशत का 18% खर्च कर दिया। इसके बाद आवास पे आइए। आवास पे सबने अपनी आय का 12% खर्च किया, तो 360 श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग 960 और धनिक वर्ग 1920। इन्होंने 12% अपनी आय का खर्च किया। ईंधन प्रकाश पे चूंकि तीनों इक्वल रहते हैं, तीनों बराबर रहते हैं, इसमें भी इन्होंने 5% किया अपनी आय का। इन्होंने 150, श्रमिक वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने 800 और धनिक वर्ग ने 800 खर्च किया। इसके बाद आता है शिक्षा एवं मनोरंजन। ठीक है, शिक्षा एवं मनोरंजन पे श्रमिक वर्ग ने 1500, मध्यम वर्ग ने 800 और धनी वर्ग ने 2400 खर्च किया। क्योंकि धनी वर्ग शिक्षा एवं मनोरंजन पे सर्वाधिक खर्च करता है, इसीलिए देखिए इसका प्रतिशत है 15, मध्यम वर्ग कम करता है, इसका प्रतिशत है 10 और श्रमिक वर्ग सबसे कम करता है, इसका प्रतिशत है 150। अब आप देखिए कुल व्यय एक श्रमिक वर्ग के पास 3000 था तो 3000 हुआ, मध्यम वर्ग के पास 8000 था, 8000 पूरा खर्च हो गया, धनी वर्ग के पास 16000 था, 16000 उसने पूरा अपने आय के हिसाब से बजट बना के खर्च कर दिया। इसी प्रकार से हम अपना बजट बनाते हैं और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो बच्चों, आज आपने यही सीखा कि हमें अपना बजट कैसे बनाना चाहिए, लेकिन सर्वोत्तम